नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। राजेश भाई, जी। एकदम से जो इंडिया गठबंधन था, जिसको लग रहा था टूट रहा है, कोई कह रहा था लोग भाग रहे हैं, कोई कह रहा था कुछ हो नहीं रहा है, कल जब अखिलेश यादव जी ने के यहाँ से और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक संयुक्त प्रेस में उत्तर प्रदेश का जब अनाउंस हो गया सीटों का शेयरिंग की, 17 सीट कांग्रेस को, एक चंद्रशेखर रावण को 62 सीटें, तो मैं ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूं आपसे, एक दूसरे तरह की एकदम से लोगों में स्फूर्ति आ गई है, एनर्जाइज हो गए हैं और ये बहुत वायबल अब लगने लगा है उत्तर प्रदेश में, जिसमें मैं भी था और मुझे भी लगता था कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लेकिन अब जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिस तरह से, उसमें ये तय बात है कि एक कड़ी टक्कर देने जा रहा है इंडिया अलायंस। तो पहली तो राजेश भाई साहब, एक आपसे इस पे टिप्पणी, क्योंकि दो टिप्पणी एक और साथ में कर दीजिएगा। जयंत चौधरी को भारत मतलब पिछले 15 दिन से बिठा के रखा है कि अच्छा आ जाओ, अनाउंस करवा दिया, अच्छा तुम बैठे रहो, जब हम बताएंगे जैसे उस सुलभ में जब जगह खाली होगी तब अंदर संडास में जाना, अभी अभी वहीं बैठे रहो। और कमलनाथ जी को तो बेचारा उनका पेट ही खराब हो गया, वो वहां गए इतना भागे भागे जैसे मालूम नहीं क्या हो गया और उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। तो पहले इंडिया गठबंधन और जो जो इस समय स्थिति है उससे इंडिया गठबंधन में नई ऊर्जा तो आई है। राजेश भाई। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, मैं आपको कहूं कि जो आपने जो उदाहरण और दृष्टांत अभी दिए हैं उन सभी में एक अंतर संबंध है और एक दूसरे से जुड़ने वाले जो घटनाक्रम है वो जुड़ता है। ये तो हम जानते हैं कि कांग्रेस को दक्षिण भारत में जो उसकी स्थिति है कोई बहुत अधिक गठबंधन की वजह से परेशानी नहीं थी। जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी वो बंगाल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रही थी। अब जिस दुर्बल आकार में महाराष्ट्र में, और कारण ये भी है कि इन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत कांग्रेस के मजबूत स्थिति में है। तो जो, और उत्तर प्रदेश से चूंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं, रक्षा मंत्री जी आते हैं और भी तमाम कई मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आते हैं, और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न तो हमेशा ही हर दल के लिए रहता है और बड़ा राज्य है, एक महादेश है, एक तरह से 80 सीटें कम नहीं होती हैं। तो जो मैच्योरिटी अभी कल का जो डेवलपमेंट में दिखाई गई समाजवादी पार्टी की ओर से और कांग्रेस की ओर से, मुझे लगता है कि ये एक ठीक ठाक सा कदम है और इसका लाभ उनको मिलेगा। आपको याद होगा आनंद जी, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश के, आप खुद भी आए थे और हम लोगों ने बातचीत की थी कि क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी तो चाह रही थी गठबंधन, लेकिन मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप थी वो गठबंधन में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थी। और जब वो प्रस्ताव भेज रहे थे तो क्यों उनको स्वीकार नहीं किया गया। तो उससे थोड़ा सा एक जो समाजवादी खेमा था उसमें एक असंतोष मध्य प्रदेश में दिखा था। अच्छा, मध्य प्रदेश में भिंड से लेकर के रीवा तक जो आप जाते हैं, इलाहाबाद से लगा हुआ इलाका है, उस बेल्ट में, उस पट्टी में समाजवादियों का असर है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 17 सीटें जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने को उन्होंने ऑफर की हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर ऑफर नहीं हो सकता कोई दूसरा। अब ये देखना होगा कि उनको आपस में जब चुनाव प्रचार होगा तो उस प्रचार के दरमियान दोनों के कार्यकर्ता तेल और पानी का गठबंधन ना बनाए, वो दूध और पानी का गठबंधन बनाए। मतलब इसका वोट, कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को मिले, समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को मिले। अगर ऐसा होता है तो सचमुच में उत्तर प्रदेश से आप किसी अच्छे एक राजनीतिक प्रतिपक्ष की आशा कर सकते हैं। दूसरी बात, एक बड़ा दिलचस्प हुआ है आनंद जी कि मध्य प्रदेश में उन्होंने खजुराहो सीट कांग्रेस ने दी है, और ये बहुत अच्छा फैसला इसलिए मैं कहूंगा कि उससे खजुराहो में कांग्रेस तो कभी जीतने वाली थी नहीं। खजुराहो में कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। मतलब उस लोकसभा में जो 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें चंदला है और भी एक दो हैं, तो वहां समाजवादियों का
अपना मत प्रतिशत अच्छा रहता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक बागी नेता हुआ करते थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, और राज्यसभा में बड़े फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के माने जाते थे। उनके पिछले चुनाव में उनके बेटे को जब टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से वहां उसको खड़ा कर दिया था। तो जीता तो नहीं, लेकिन हाँ, कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने जीतने नहीं दिया था। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि खजुराहो देकर के कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है, और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 1.5 से 2% इजाफा अभी जो आज की स्थिति है उसमें हो सकता है। मैं एक और गणित देखता हूं आनंद जी, कि देखिए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर वाला जो इलाका है, वो इलाका भी एक ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी समाजवादी, या प्रतिपक्ष में आप ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को भी मैं शामिल करता हूं, यानी जो कांग्रेस को पसंद नहीं करते और जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, एक वर्ग ऐसा है, और उसके बीज बिलासपुर के इलाके में छिपे हुए हैं, वहां की मिट्टी में। तो अगर कांग्रेस ये करे कि बिलासपुर सरगुजा के आसपास एक सीट और समाजवादी पार्टी को, क्योंकि सारी की सारी 11 सीटें तो छत्तीसगढ़ में वो नहीं जीत सकती, ये बिल्कुल तय बात है, तो एक सीट उनको समाजवादी पार्टी को छत्तीसगढ़ में देना चाहिए। और राजस्थान में गंगानगर वाला जो इलाका है, वो भी मुझे लगता है कि गंगानगर से लेकर के वहां तक जाते हैं जब आप, सीमाई पाकिस्तान से सटा हुआ जो इलाका है, वहां पे भी कांग्रेस को एक आध सीट देना चाहिए। तो इससे फायदा ये होगा कि ये गठबंधन आने वाले दिनों के लिए मजबूत होगा। दूसरी चीज आपने जो बताई, अब कमलनाथ वाली बात और जयंत की बात, जयंत को बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जयंत का एक बड़ा मुझे लगता है कि नासमझी भरा फैसला था ये। जब अखिलेश के साथ बातचीत उनकी चल रही थी, सब कुछ सारी चीजें थी, एक दो सीटों पर जो जो चीजें बाकी थी वो हो भी जाती, लेकिन उस भारत रत्न ने जिस तरह से समीकरण बदले और उसके शिकार हो गए, वो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी, यानी वो कोचिंग के शिकार हो गए। अब शिकार तो हो गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनके मजे ले रही है, क्योंकि जो सीटें अखिलेश जयंत को देते वो शायद कांग्रेस की बढ़ा दी उन्होंने। अब 17 के बाद अब अगर वापस आते भी हैं तो अब उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद हैं, मैं जहां तक अंदाज लगा पा रहा हूं, है ना। दूसरी चीज ये कि अब भारतीय जनता पार्टी उनको तब तक रुलाएगी या इंतजार में बैठाएगी जब तक कि उनकी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि ना घर के ना घाट के रहे। तो क्योंकि ये तो हमने देखा है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तमाम तो उदाहरण है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, सब कितने उदाहरण है जो उनके पुराने सहयोगी हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार और जो रवैया रहा है। तो जयंत को मुझे लगता है कि अपने इस फैसले पर रिग्रेट करना पड़ेगा आगे जाके। तीसरी बात आपने कमलनाथ जी की कही। कमलनाथ जी ने यकीनन इस जो ताजा एपिसोड हुआ है उसमें अपनी किरकिरी तो कराई है। इतने वर्षों का एक परंपरा कांग्रेस की उनके साथ थी, दिग्गज थे, फ्री हैंड पार्टी ने दिया गया, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बने और जिस तरह से बने, यानी उन्हें अगर नहीं जाना था बीजेपी में तो तिलक और साधु के वेश में अपनी तस्वीरें दे रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं। उनके जो समर्थक विधायक हैं वो भी उसी सुर में बोलने लगे कि अब ये उद्घोषणा हो जाएगी बीजेपी में जाने। ये अगर ये केवल गेम प्लान था कांग्रेस पार्टी के आला कमान को दबाव में डालने के लिए, तो उसमें तो वो नाकाम रहे। और दूसरी चीज ये कि जो अभी भी मध्य प्रदेश का मतदाता ये समझता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस आसानी से जीत रही थी, न केवल आसानी से, 2 महीने पहले तक तो कर्नाटक जैसा मामला था। तो ऐसे 2 महीने में क्या हो गया? तो कमलनाथ जी के से कुछ गलतियां हुई या गलतियां की गई, तो उनकी वजहों से, उन वजहों से संभवतः उनके हाथ से सरकार भी निकल गई और उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। तो ये बहुत मैंने इसलिए कहा कि कमलनाथ जी अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते उस वक्त,
तो निश्चित रूप से करीब करीब 8 से 10 सीटों पर अंतर आता, लेकिन उस समय नहीं हुआ। अब देखिए कमलनाथ जब हाशिए पर हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। जी जी, मैं एक और चीज आज राजेश भाई हुई है, जो सीबीआई ने 30 ठिकानों पे छापे मारे हैं, और ये सारे वो ठिकाने हैं जो सीबीआई की तरफ से। एक कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हुआ था कश्मीर में, ये किश्तवाड़ के चिनाब नदी के ऊपर पुल बनना था, 2200 करोड़ का करीब सिविल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको लेके उस समय सतपाल मलिक साहब जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्होंने साफ साफ नाम राम माधव जी का नाम लेके कहा था। उन्होंने नाम लेके कहा था कि ये 2 फाइल लेके आए थे और 300 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। एक रिलायंस की फाइल थी, एक ये फाइल थी, इसमें उन्होंने बिना घुमा फिरा के कहा था। अब उस मामले में आज सीबीआई ने 30 जगह छापे मारे, सतपाल मलिक के घर और ऑफिस में छापा मारा गया, और उनको लपेटने की कोशिश है। सतपाल मलिक साहब का एक ट्वीट भी आ गया, उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहाँ तुम्हें कुर्ते पजामे के अलावा और क्या मिलेगा, जरा मुझे भी बता देना। और अब जिस तरह से इस समय बीजेपी की ये जो केंद्र सरकार है वो बिहेव कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो सेल्फ गोल करती जा रही है लगातार। अगर आप लगातार देखिए तो सेल्फ गोल कर रही है। एक तरफ उसका जो काडर है, क्योंकि बीजेपी ने वही सिखाया है, स्मृति ईरानी वहां जाके हुंकार भर रही है संदेश खाली में कि हिंदू जेनोसाइड हो रहा है। उनका जो काडर है वो एक आईपीएस अफसर को जो पगड़ीधारी है उसको खालिस्तानी बोल रहा है वहां। जयंत चौधरी का आप किस्सा देख ही रहे हैं। मतलब कहीं पे भी जो हो रहा है वो अब वो डेस्परेशन में आ गए जैसे। तो क्या तंबू उखड़ रहा है क्या? क्योंकि सतपाल मलिक ने कहा है कि मेरे घर में क्या, अरे भाई जिसने पेशकश की उससे पूछताछ कर नहीं रहे हो, मेरे घर आके तंग कर रहे हो। देखिए आनंद जी, अभी तंबू उखड़ने जैसी स्थिति मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कश्मीर में गया हूं, कई बार गया हूं और चुनाव कवर मैंने किए हैं। कश्मीर के मतदाता की मानसिकता को समझने का प्रयास भी मैंने किया है। सतपाल मलिक वहां रहे हैं और सतपाल मलिक जब तक वहां रहे राज्यपाल के तौर पर, मैं खुद जम्मू गया, श्रीनगर गया और वहां के आसपास के इलाकों में गया, लोग कहते थे कि काफी कई वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर को एक ठीक ठाक सा राज्यपाल, अच्छा राज्यपाल मिला है। मतलब ठीक ठाक भी क्यों कहूंगा, पीएमओ में एक राज्य मंत्री थे, उनके साथ जरूर उनकी नहीं बनती थी, लेकिन सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के मामले में मैं कह सकता हूं कि किसी भी भारतीय राज्यपाल को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया। तो जब उन्होंने ये जो 300 करोड़ वाली बात आपने बताई, जो ये मुझे याद है उनका बयान जब आया था, उस बयान के बाद से ही आपको ये भी देखिए कि राम माधव कहाँ है। राम माधव हाशिए पर है और राम माधव काफी हद तक एक्सपोज हो गए थे। लेकिन बात एक्सपोज होने की नहीं है, बात कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव अगर होते हैं और जो समीकरण वहां बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कश्मीर में कोई बहुत अपने पक्ष के लिए बहुत ठोस मुद्दे नहीं है। तो अगर ठोस मुद्दे नहीं हैं तो वो कौन से ऐसे आधार हैं जिन पर वहां के मतदाता से वो वोट मांगेगी, और वहां का मतदाता नेशनल कॉन्फ्रेंस को या पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती को या उमर फारूक को वोट नहीं देगा, या कांग्रेस के कुछ इलाके पॉकेट्स हैं वहां उनको वोट नहीं देगा और भारतीय जनता पार्टी को देगा। तो कश्मीर तो एक उनके हाथ से वैसे भी निकला हुआ किला है, वो गढ़ उनके पास आने वाला है नहीं। रही बात छापों की, और सतपाल मलिक समेत जहां जहां भी इस तरह से ये छापे हुए हैं, सतपाल मलिक एक ऐसे मुखर राजनेता हैं जिन्हें आप आसानी से छापों से या दबाव से या पुलिसिया धमकियों से आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनको डर में नहीं ला सकते। और हम जानते हैं 35 वर्षों से सतपाल मलिक के साथ हमने कई दफे उनसे बात भी की है, देखा भी है, और घाट घाट का पानी पिया है उन्होंने। आप जानते हैं खुद बीजेपी में रहे हैं, कांग्रेस से रहे हैं, तो लेकिन हाँ ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो एक कंसिस्टेंसी है सतपाल मलिक में, वो कंसिस्टेंसी ये है कि उन्हें जो ठीक लगता है
उससे फिर वो डिगते नहीं है, पलटते नहीं है, और ये अच्छी बात है। लेकिन अब इस चुनाव में जाहिर सी बात है कि उनके पास 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी, मतलब गोवा में भी सरकार थी तो भी वो मुखर थे, कश्मीर में मुखर थे, और अभी वहां से अलग होने के बाद मेरा ख्याल है नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में थे, कहाँ थे शायद शायद मेघालय में, शायद मेघालय में। और वहां रहते हुए भी उन्होंने अपनी जो मुखर अभिव्यक्ति जारी रखी थी। आपको याद होगा जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था, तब सतपाल मलिक खुलकर किसानों के साथ में आए थे। और मुझे लगता है कि अगर मैं सतपाल मलिक हूं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं कल्पना करूं कि मैं सतपाल मलिक हूं, तो मैं जिस भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं राज्यपाल बनने के समय, मैं उस अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करता हूं। अगर मैं किसानों के साथ खड़ा होता हूं तो मैं राज्यपाल हूं इसलिए किसानों के साथ नहीं जाऊंगा, ये तो कोई, भाई प्रधानमंत्री भी जाके खड़ा हो सकता है क्योंकि उनकी मांगे जायज थी उस वक्त भी, और अभी भी जो मांगे हैं वो जायज हैं। तो सतपाल मलिक के साथ तो ये देश खड़ा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान आंदोलन के संदर्भ में तो खड़ा नहीं हो सकता। जी ठीक, मैं एक दो चीजें और आ रही थी उस पर, इसलिए आपसे राजेश भाई पूछ ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत डिस्कस नहीं हुआ और वो कहीं नेपथ्य में चला गया। एक कांग्रेस के खाते को एक दिन सुबह खबर आई कि इनकम टैक्स ने सारे खाते कांग्रेस के फ्रीज कर दिए जी। और जो मामला है अब तो उसमें सब अजय माकन का ऑफिशियली बयान आ गया है। मामला कुल इतना था कि 2018-19 में कांग्रेस ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वो शायद 18 या 20 दिन या 25 दिन लेट फाइल किया था, नंबर 1। और दूसरा उसमें यह था कि जो कांग्रेस ने खर्चे दिखाए थे उसमें कुछ 14,40,000 रुपए का कैश डिपॉजिट भी था, कैश खर्चे थे। जो कांग्रेस का कहना यह है कि वो भाई लोगों ने अपनी तनख्वाहें दी थी, हमारे एमएलए एमपीज ने, वो तनख्वाहें थी। अब इसके एवज में जो इसके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई वो 210 करोड़ रुपए की लगाई गई। हम और आप भी जानते हैं भाई, इनकम टैक्स का रूल ये होता है कि अगर कोई पेनाल्टी लगती है उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो उसका एक सर्टेन मेजर अमाउंट आपको पहले जमा करना होता है, फिर आप अपील में जाते हैं। उसके बाद हालांकि हल्ला मच गया तो 3 घंटे के अंदर वो अकाउंट अनफ्रीज भी हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक होता है ना कि स्तरहीनता एक होती है और एक ये होता है कि नहीं, हमारे पास ना स्तर है ना स्तरहीनता, हमारा कुछ नहीं है, हम कहां तक नीचे गिर जाएंगे, हम क्या क्या नहीं करेंगे, ये भी इसका एक मापदंड। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा। आज तक हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती है। इनकम टैक्स आज तक बीजेपी ने कितने इनकम टैक्स दिए हैं ये मेरी जानकारी में 0 है। लेकिन आप कहीं किसी को वो पकड़िए, मतलब वो करिए, फिर आप उसको इस तरह से उसके पीछे लगिए। मैं इस पे भी जरा एक आपका एक वक्तव्य ले लूं। देखिए, मैं कानून का छात्र रहा हूं और थोड़ी बहुत समझ मेरी है उस वैधानिक मामलों में, और मैं कह सकता हूं कि अगर उस दिन 4 घंटे में ये उनके अकाउंट्स बहाल नहीं करते जो बंद किए थे उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और उनकी एडवाइस पर बैंक ने, तो संभवतः बीजेपी एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाली थी। एक मुद्दा तो आपने ही बता दिया। दूसरा मुद्दा जो मेरी जानकारी है कि जो देरी से रिटर्न फाइल करने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के रिटर्न देख लीजिए आप, और आप पाएंगे कि जितने दिन की देरी ये बता रहे हैं, इससे ज्यादा की देरी आपको बीजेपी के रिकॉर्ड में भी मिलेगी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से जो आरोप लगाए गए थे, वो आरोप ऐसे बौने थे कि जो मेरी जानकारी है कि उस दिन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली थी, और मैं बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि अगर पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती तो केवल भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट, मतलब कांग्रेस का ही अकाउंट फ्रीज जो था वो तो था, बीजेपी का भी अकाउंट फ्रीज हो जाता और तृणमूल कांग्रेस का भी फ्रीज हो जाता और भी कुछ पार्टियों का अकाउंट फ्रीज हो जाता, और सुप्रीम कोर्ट फिर बहुत सख्त रवैया हमने अभी चंडीगढ़ के मामले में देखा, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति भरोसा भी लोगों का बनता। तो ये ना हो जाए कि अकाउंट बैंक उनके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बीजेपी का अकाउंट भी फ्रीज कर दें,
ये एक स्थिति बन गई थी, बल्कि 24 घंटे के अंदर ये आदेश होने वाला था। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे लगता कि बीजेपी के जो अब अरुण जेटली तो नहीं है, लेकिन जो अब कोई बहुत ऐसा जाना माना नाम उनके साथ कानूनी सलाहकार के तौर पर नजर नहीं आता जो अरुण जेटली का जैसे होता था। लेकिन फिर भी जो लोग उनके संसदीय और कानूनी मामलों के जानकार हैं, आयकर कानूनों के जानकार हैं, उन्होंने शायद सरकार को सही सलाह दी, या बीजेपी को सही सलाह दी, और या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही सलाह दी कि इस मामले में आप फंस जाएंगे, तो इसलिए वो बहाल किए गए। वरना जो स्थितियां हैं उनमें आप मान लीजिए, चलिए आप एक रथ यात्रा निकालते हैं, बीजेपी को तो यात्राओं का बड़ा शौक है, 1-1 रुपए का चंदा होता है। अगर मान लीजिए लाखों लोगों ने चंदा दे दिया 1-1 रुपए का, तो अब 1-1 रुपए को तो आप अकाउंट में डालेंगे नहीं। कई बार ऐसे भी होता है कि उस 1 रुपए का ये भी नहीं पता चलता कि 1 रुपया कौन उसको दे गया। तो अगर 10 रुपए दिया किसी ने, 1 रुपए किसी ने दिया, तो करोड़ों रुपए तो ये हो जाता है। और आयकर अधिनियम में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन अगर आप एक ही आंख से देखेंगे तो अलग बात है। तो स्थिति ये है, बीजेपी ने वो बहुत जल्दी उनको लगा कि ये गेम उलट जाएगा, इसलिए उन्होंने ये अपना फैसला वापस लिया। जी जी, मैं एक दो और छोटे मोटे बातें इसलिए कर लूं क्योंकि वो हम लोगों से मिस हो जाती हैं उन लोगों ने। ये जो मेयर इलेक्शन था चंडीगढ़ का, वो भी 1-2 दिन सुर्खी में रहा और फिर उसकी बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप देखिए तो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि बहुत छोटा सा इलेक्शन था, चंडीगढ़ छोटी जगह है, उसके मेयर का वो भी रोटेशनल बेसिस पे होता है, हर साल मेयर बदलता है। लेकिन मेन मुख्य मुद्दा यह है कि उसमें जिस तरह से बीजेपी ने की सरकार के इंटरवेंशन से जो धांधली हुई, और वो धांधली जब कैमरे में पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जितनी सख्त टिप्पणियां की और इन पर्सन बुला के उस व्यक्ति को जिस तरह से कहा गया मसीह जी को, और फिर उसका डिसीजन जो होना था कर दिया गया। आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये उसका एक झांकी है जो बीजेपी करने की कोशिश करेगी लोकसभा इलेक्शन में? रामपुर में उसने किया था, लोगों को वोटर को बाहर नहीं निकलने दिया था, कुछ ये तक, ये वो सब की एक तरह से मतलब जो आजमाइश है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या होता है। मैं थोड़ा इस पे भी एक टिप्पणी, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। आप रिटर्निंग ऑफिसर इस तरह से करें और उसके बाद वो कर दें, उसको तो गिरफ्तार करके सीधे जेल जाना चाहिए था। जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में के लिए एक बहुत ही गंभीर संदेश चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के बहाने सत्तारूढ़ दल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और संदेश देने के लिए संदेश नहीं दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा तथ्यों के आधार पर, और उसमें तो कुछ तथ्य थे ही नहीं आनंद जी, सारा सब कुछ रिकॉर्डेड था, छिपा हुआ कुछ भी नहीं था। यानी जो सब पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि वो गलत हुआ। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कदम उठाया है, वो कदम मुझे लगता है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बहुत मजबूत कदम है। और हमने बीते कुछ वर्षों में जो देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने संसदीय जो संस्थाएं हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो काफी हद तक हाशिए पर गई हैं, वो बौनी हो गई हैं, उनके अधिकारों को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश, थोड़ा क्या काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, ये फैसला हौसला बंधाता है कि ये एक संदेश भारतीय जनता पार्टी को देता है, ये एक संदेश प्रतिपक्ष को देता है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी जगह, उसकी स्थिति जो है उसको कोई छोटा करके नहीं देख सकता। भारतीय जनता पार्टी को, मेरा ख्याल है, ये बहुत प्रतीकात्मक संदेश है कि आने वाले चुनाव में अगर कुछ ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि पिछले चुनावों में, कई चुनावों में तो हमने देखा, मान लीजिए कि ईवीएम और ये सब बहुत सारी बातें प्रमाणित नहीं होती, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने अगर मान लीजिए ओपन खोल दिया सब कुछ, तो फिर एक के बाद एक प्रमाणों की झड़ी लग जाती है। मैं तो कह सकता हूं
कि ऐसा बहुत कुछ हुआ था, केवल एक बार ऐसा हुआ था जब नहीं हुआ था, जब शाह आयोग के सामने नकली गवाह है और सबूत इंदिरा गांधी के लिए बनाए गए थे कि जब मेरा ख्याल है 51 या 52, आपको तो याद होगा, जीपों की खरीद को लेकर के कमीशन ये कि अब बताइए भारत का प्रधानमंत्री 50-52 जीपों की खरीद में करप्शन करेगा। ऐसे छोटे 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 उटपटांग से आरोप लगाए गए थे और जो साबित नहीं हो पाए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे आप मामले बनाएंगे तो क्या कोई भी अदालत, क्या कोई भी आयोग, क्या कोई भी न्यायालय खामोश बैठेगा? तो ये बहुत सही समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उचित हस्तक्षेप है जो उन्होंने चंडीगढ़ के मामले में किया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें स्पष्ट संदेश छिपा हुआ है। जी जी, मैं अब चलते चलते, क्योंकि वो बात पूरी नहीं रहेगी और दर्शकों को लगेगा कि हम लोग क्यों नहीं उस पर, बिना किसान आंदोलन की बात किए समाप्त नहीं करूंगा। किसान आंदोलन इस समय राजेश भाई ऐसा लग रहा है कि सरकार ने शुरू में सोचा था कि इसको जिस ढंग से वो तोड़ती है उस ढंग से इस आंदोलन को तोड़ लेगी। पहले डराने की बात हुई, फिर उनको किसी भी तरह से दिल्ली नहीं आए, फिर उस पर ये हुआ कि इनको आपस में बांट लो, कुछ पुराने नए को कर लो। फिर डिलेइंग टैक्टिक्स थी, उनको बताया जाने लगा कि अब पीयूष गोयल उनको समझा रहे थे कि कैसे खेती की जाए, कैसे 4 फसलें ली जाएं, ये किसानों को पीयूष गोयल समझा रहे थे, और कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कितनी अच्छी चीज होती है। मुख्य बात यह है कि ये ले देके किसान अब एमएसपी उसका और शार्पली फोकस हो गया कि एमएसपी की लीगल गारंटी चले। एमएसपी तो देती है सरकार, एक एमएसपी तो हर साल रेट होते हैं, उसकी लीगल गारंटी। लेकिन जिस तरह से सरकार इनको ट्रीट कर रही है, कल एक किसान की, एक नवयुवक की, 22 साल के एक लड़के की जिस तरह से गोली लगने से मृत्यु हुई है, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं जिस तरह से, मैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। ये क्योंकि किसान इसलिए कर रहा है कि उसको पता है कि चुनाव की ही भाषा समझ में आती है इस समय भारतीय जनता पार्टी को। केंद्र सरकार को लगता है कि वो इसको मैनेज कर ले जाएगी, इस आंदोलन को तोड़ लेगी। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या आपको लग रहा है पड़ रहा है? देखिए आनंद जी, ये बात तो सही है कि किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार पब्लिक का है, लोगों का है, और ये अधिकार हमको गांधी ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। तो विरोध करने का और अपनी आवाज उठाने का अधिकार और असहमति का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। और हम इस आंदोलन की तुलना कोई रेलवे आंदोलन से नहीं कर सकते, या पुलिस वालों के आंदोलन से नहीं कर सकते, या डॉक्टरों की हड़ताल से नहीं कर सकते, या शिक्षकों की हड़ताल से नहीं कर सकते। ये एक ऐसा वर्ग है किसानों का जिसमें ना तो कोई एक जाति शामिल है, ना एक समुदाय शामिल है, ना कोई एक धर्म शामिल है, ना कोई एक उपधर्म शामिल है, ना कोई एक उपजाति शामिल है। ये देश का प्रतिनिधि चरित्र खेती है, और हम बचपन से इसीलिए तो पढ़ते आए ना कि हम कृषि प्रधान देश हैं। जब 1969 में इंदिरा गांधी ने जब हमको उबारा अनाज के संकट से, ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए, जब नरीमन बोरला को बुलाया मैक्सिको से, और तब इस देश को जब गेहूं नहीं होता था हमारे पास, अमेरिका ने, आपको याद होगा, लाल गेहूं बेचा था, कितने अपमानित करने वाले ढंग से हमको गेहूं दिया था। और तब इंदिरा गांधी को अखर गया था, और उस स्वाभिमानी महिला ने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए, व्हाइट रेवोल्यूशन के जरिए, दूध आंदोलन के जरिए आज दोनों मामलों में संसार में सिरमौर बने हुए हैं। मुझे याद है मेरे गांव में हम लोग स्कूल से अस्पताल तक ले जाए जाते थे एक गिलास दूध पिलाने के लिए, और हम लोग कतार में जाया करते थे, पाउडर का दूध बना करके घोल एक गिलास मिलता था। वो स्थिति हमारे बचपन की। तो अब हम आज विश्व में नंबर 1 बने हुए हैं। तो किसानों को आप इतनी आसानी से उनकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके पीछे मंशा मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसानों को अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर आप ले जाना चाह रहे हैं, और आप ये अगर सोच रहे हैं कि बड़े पूंजीपतियों के जरिए, किसी बड़े औद्योगिक घरानों के जरिए किसानों को जोड़ करके उनका शोषण बराबर होता रहे, और पूंजीपति उनको जो है वो उनसे अपनी तिजोरी भरते रहें, वो आपको चंदा देते रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि किसान कानून बने थे 3 कि सरकार ने वापस लिए थे। उसमें जो था कि पूंजी किसान कभी भी अपनी फसल को, अभी अपनी उपज को गोडाउन में नहीं रखता, उनके पास अपने कोल्ड स्टोरेज या गोडाउन नहीं होते। किसान तो अपना पैदा किया,
उसने साल भर लागत लगाई है, मंडी में जाएगा, बेचेगा और अपने उससे अगली फसल की तैयारी करेगा, शादी ब्याह करेगा, मुकदमेबाजी करेगा। यही होता है किसान का रवैया, तो जो उनका रूटीन होता है ये। लेकिन आप देखिए 2 महीने में आप अगर आनंद जी आप खुद सब्जी खरीदने जाते हैं, मेरा तो बड़ा शौक है सब्जी खरीदने का, लहसुन 150 रुपए किलो था, अचानक एक दिन सुबह सो के उठते हैं 600 रुपए किलो हो जाता है। टमाटर एक दिन 10 रुपए किलो था, आप उठते हैं तो अगले दिन 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो हो जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं अचानक रातों रात, वो उन कोल्ड स्टोरेज के अंदर पनपती आर्थिक सियासत की साजिशों का नमूना है, जो बड़े पूंजीपतियों का संरक्षण करती हैं और किसानों का इससे नुकसान होता है। तो किसान आंदोलन को तो सरकार गंभीरता से अभी भी नहीं ले रही है। आज मैं सुबह देख रहा था कि जिस तरह से वो उनके आंसू गैस के गोलों की आवाज आ रही थी, और मुझे बलूचिस्तान के दृश्य याद आ रहे थे जब परवेज मुशर्रफ ने भुगती को मारा था और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने सेना भेजी, पुलिस भेजी, हवाई हमले किए, जमीनी हमले किए बलूचिस्तान के आंदोलन को कुचलने के लिए। ये मुझे कुछ वैसी ही शक्ल, मुझे वैसे ही दृश्य थे। तो ये मुझे लगता है कि किसान अब इतना आगे जा चुका है कि अब उसका पीछे लौटना संभव है ही नहीं। अगर जल्द से जल्द किसानों की मांगे पार्टी ने नहीं मानी तो शायद आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। और मेरे ख्याल में अगला जब हम लोग राउंड इसको करेंगे तब तक इंडिया गठबंधन की काफी सीट और एडजस्टमेंट और जैसा उम्मीद है कि वो रोल आउट होते जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। फिर हम लोग थोड़ा स्टेट वाइज, सिलसिलेवार वाइज कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस करने की स्थिति में रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं कि देखिए वैसे नहीं भी होता, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देता हूं कि देखिए अगर अखिलेश यादव के साथ हो गया है तो इंडिया गठबंधन में अब कोई दूसरा बड़ा समझौता नहीं भी होता है, कोई दल छिटकता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में आरजेडी के साथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में अब शरद पवार जैसे भी बचे हैं, उनका जैसा भी है वो इसके साथ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की इनके साथ है। दक्षिण भारत में डीएमके इनके साथ है और भी एक दो छोटे छोटे दल। झारखंड में समझौता है। झारखंड में समझौता है। तो अब अगर बंगाल में ममता दीदी नहीं भी आती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के संयुक्त होने की चिंता नहीं बल्कि उसकी ताकत की चिंता पर विश्लेषण होना चाहिए, ताकत पर विश्लेषण होना चाहिए। जी जी। और राजेश भाई मैं इतना बता दूं, बहुत से लोगों से बात हो रही, वो कह रहे हैं कि ये एसेस करना बड़ा मुश्किल है कि बंगाल के रेफरेंस में कि तृणमूल अलग लड़ती है तो वो बेहतर करेगी, मतलब बीजेपी की सीटें कम आएंगी, या इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ती है तो बीजेपी को ज्यादा रोकेगी। इस पे भी अलग अलग राय है लोगों की। कुछ लोगों का ये मानना है कि तृणमूल अगर अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है तो शायद बीजेपी की सीटें कम हो जाए। इस तरह की भी एक बात चल रही है। आप ठीक कह रहे हैं, बंगाल एक क्रांतिकारी प्रदेश है और आज से नहीं, हम 100 साल से देखते हैं। तो बंगाल की जो मानसिकता है, मैं बंगाल भी गया हूं कई बार इलेक्शंस में, तो बंगाल की मानसिकता और वहां के मतदाता की मानसिकता थोड़ी सी अलग है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 वर्षों की हुकूमत के बाद ममता बनर्जी को एंटी इनकम्पेंसी नकारात्मक लहर, उनका वोट प्रतिशत कम होने जा रहा है। ये बिल्कुल तय बात है कि लेफ्ट वाम दलों को कोई बहुत इजाफा नहीं होने वाला है, यानी इजाफे की स्थितियां बन रही हैं तो संभवतया कांग्रेस और बीजेपी। अब अगर बीजेपी वहां खेलती है ढंग से, तो जो कि दिखता नहीं है क्योंकि बीजेपी के साथ जो जुड़े लोग हैं उनको लोग वहां के जानते हैं, और जो मैंने मतदाता की मानसिकता और उसके चरित्र की बात कही वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत निकट उनको खड़ा नहीं करती। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।